Okay, so first of all, good morning, class 10th. And today I'm going to start economics. And let's start the very first chapter, development. So, before starting the chapter, let's discuss what are the topics in this chapter that we have to study. Okay, so first of all, we have to talk about the overview, or we can say that the introduction of this chapter. Then, after, what are the promises, development promises. In this, we will discuss about different people having different goal. Okay, and we will also discuss about income and other goals, national development, how to compare different countries or state on the basis of development, income and other criteria, public facilities, sustainability of development. Okay, let's see first of all what are the overview. In overview, there are four overview display over there. First one is perspective on development, that we will discuss in this chapter. Common indicators for developments, हम किन किन इंडिकेटर्स, वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे है, किसी सेक्टर के लिए हो सकता है, किसी कंट्री के लिए हो सकता है, किसी स्टेट के लिए हो सकता है. ओके, व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, हम किन किन मेथड्स के बेसिस पे हम मेजर कर पाएंगे डेवलपमेंट को, उन सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. साथ ही साथ हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में. पावर पार्टली, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस. Different people, different goals. First of all, development promises a real growth by enhancing total income and standard of living of a person. Development promise करता है उन रियल ग्रोथ को. कैसे करता है? इन्हांस करके आपके इनकम को, और साथ ही साथ आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करके. मान के चलो कि कोई पर्सन 2000 और 2001 में 5000 रुपी अर्न करता था. 2020 में उसकी अर्निंग 50,000 हो गई. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम हम कहेंगे कि उसका रियल ग्रोथ हो रहा है, और हम ये भी कहेंगे कि वो डेवलप हो रहा है. 2000 या 2001 में उस पर्सन के पास कच्चा हाउस था. यू नो वेरी वेल अबाउट द कच्चा हाउस. दोज हाउस मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड, ओके, बम्बू. ओके, इन 2020 उस पर्सन के पास पक्का हाउस है. सो पक्का हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील. ओके, सो इस बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, चाहे वो ऊड हो या काउ डंग केक हो, वहां से लेकर एलपीजी गैस और इंडक्शन तक जो पहुंच रहा है, वहां पे हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, अपने लाइफ को स्टैंडर्ड कर रहा है. लिविंग, वी कैन से दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन विल इंक्रीज. ओके, सो ये सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इंडिकेट्स करते हैं ये समझने में कि वो रियल ग्रोथ उनकी हो रही है, और हम इससे समझते हैं कि वो डेवलप हो रहा है.
साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड द डेवलपमेंट गोल आर वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और वी कैन से दैट पीपल टू पीपल. Obviously different people having different desire, different mindset, different culture, different society. On the basis of these external environment, obviously there are different type of डेवलपमेंट गोल. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बाइक खरीदना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, कोई फ्लैट लेना चाहता है. तो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए हुआ है, जिसमें एक एग्जाम्पल आई एम रिकॉलिंग फ्रॉम एनसीईआरटी डैट एक फार्मर है जो ये चाहता है कि वो उसकी जो फूड वी कैन से जो उसकी क्रॉप की जो प्राइस लग रही है सरकार के द्वारा और जो भी लग रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे, मार्केट में उसकी क्रॉप्स अच्छे से बिके, ताकि वो पैसे कमा पाए, ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके अच्छे से. साथ ही साथ एक और एग्जांपल है जो यहाँ मेरे को डिस्प्ले हो रहा है. गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन किस लिए चाह रही है, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके. ओके, सो दैट we can say that to decide what she want to do in life obviously. so ये obviously ह्यूमन राइट्स भी है, बट हम सभी जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ये obviously मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना. यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ फैमिली में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ फैमिली में, मैं सभी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एजुकेटेड फैमिली हैं जो अभी भी ये पूछते हैं कि बेटा व्हाट डू यू वांट टू डू, यू विल डू. ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो चाहते हैं वो करेंगे तो वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे. इजंट इट और नॉट? सो नाउ सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अबोर्ड. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये बताना चाह रहा है कि ये लड़की का जो डेवलपमेंट गोल है वो ये है कि वो बाहर जाकर पढ़ सके और साथ ही साथ वो अपने डिसीजंस खुद ले सके. चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स. ओके, एक सेकेंड. पीपल रेफर टू अर्न मोर इनकम. पीपल रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. अगर हम क्लास 9th के प्रोवर्टी वाले चैप्टर को रिकॉल करें तो वहाँ पे प्रोवर्टी के जो मेजर्स होते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि किन बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये पुअर है, तो उसके बेसिस होते हैं ऑब्वियसली शेल्टर, फूड. सबसे पहले तो ऑब्वियसली फूड हमें बोलना चाहिए, फूड, शेल्टर और क्लॉथ. ओके, सो इफ अ पर्सन आर नॉट एबल टू एक्सेस शेल्टर, फूड और एंड क्लॉथ, देन वी 1,000 से नीचे अगर कमाता है तो वो व्हाट वी कैन से पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है. तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि पीपल जो भी अपने इनकम को क्यों इंक्रीज करना चाहता है, पीपल अपने इनकम को इंक्रीज इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपने जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लाइफ के, ऑब्वियसली लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है और उनको वो फुलफिल कर सके. ठीक है. कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स. कंपनीज क्या करती है, मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड करती है. इस मटेरियल थिंग्स को यहाँ पे दिया हुआ है मनी, बट द पीपल ऑल्सो वांट नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर्स. ओके, सो ऑब्वियसली लोग जो हैं, लोग कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स को चाहते हैं और चाहते हैं कि वो नॉन मटेरियल थिंग्स उन्हें मिले. कौन कौन सी नॉन मटेरियल थिंग्स हैं? फ्रीडम, सिक्योरिटी और साथ ही साथ रिस्पेक्ट जो उसको सोसाइटी से मिलेगा. गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट. ओके, सो साथ ही साथ सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इन्हांस सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी में कि एक पर्सन है जिसको गवर्नमेंट जॉब लग रही है और एक वहाँ पे सैलरी कम है, लेकिन एक पर्सन को प्राइवेट जॉब लग रही है, वहाँ पे सैलरीज हाई है. तो वहाँ पे वो पर्सन ये डिसाइड करता है कि कौन सी जॉब सिक्योर्ड है. तो लोग या हमारी सोसाइटी पीछे दौड़ दौड़ के भागती है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, क्योंकि वो सिक्योर्ड है.
एक बार आपको जॉब लग गई, सैलरी जो भी मिल रही है वो आपको कंसिस्टेंट मिलेगी। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइस इनकम हाई होती है लेकिन सिक्योरिटी जॉब की नहीं होती है। कभी सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटीज, दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सो ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनीज होती है, हम बोल सकते हैं, वो ऑब्वियसली रिड्यूस करती है सिक्योरिटी को, सेंस को। और जो पीएसयूज होती है, पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनी होती है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और रन कराई जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब और गवर्नमेंट जॉब को कंसिडर कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो उनमें क्या होता है कि उनमें सिक्योरिटी ऑब्वियसली होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक ऑब्वियसली रीड करनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर रीड कर लोगे और फिर ये वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली ये फ्रूटफुल होगा। ओके, और जब आपकी क्वेश्चन पेपर आ रही होगी तब हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि हमने जो डिस्कशन किया इस वीडियो में वो सारे के सारे प्रिंट आउट हो रहे होंगे क्वेश्चंस पेपर में। ओके, और हम यहाँ से आंसर निकाल पा रहे होंगे। सो नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ऑब्वियसली जब हम एक फैमिली की बात करते हैं कि इस फैमिली की अगर इनकम बढ़ती है तो उस फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है कि नहीं। वो साइकिल से बाइक पर, बाइक से कार पे आ जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट होता है, नेशन डेवलपमेंट होता है, अगर हम नेशन डेवलपमेंट को बोले तो नेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जिसमें उस नेशन, वो नेशन इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। उस नेशन में रह रहे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना ही रेफर कर लाता है क्या, इनके बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऑब्वियसली हमारे माइंड में और हमारे ऑब्वियसली सोसाइटी में, अगर हम किसी एक पर्सन की बात करें, कंट्री की बात ना करें, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जो पर कैपिटल इनकम होती है। ओके, हम लोग बात करेंगे आगे क्या होती है ये। तो आप इतना समझो कि एक आदमी है ना, एक साल में कितनी कमाता है वो उसकी पर कैपिटल इनकम कहलाती है, ठीक है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लिटरेसी रेट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। इस बार के बजट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा दिया गया हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि कुछ पैसे वैक्सीन में जो भी चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर मैंने अभी बोला, कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिनको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, बात करेंगे जीडीपी क्या होता है, लिटरेसी रेट, एंड साथ ही साथ हेल्थ की क्या एबिलिटी है, इन सब के बेसिस पे हम कहते हैं कि उस देश के उस सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। और जब इन सब चीज़ों में जब वो ग्रोथ आती है तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है उस कंट्री की या उस स्टेट की। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। We can compare different countries or state on the basis of per capital income. ओके, सो पर कैपिटल इनकम का बड़ा सिंपल सा चक्कर है। आप क्या करते हो कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो आपको पर कैपिटल इनकम मिल जाती है, ठीक है। सोसाइटी में क्या होता है कि उसकी कितनी पैकेज है, उसकी कितनी सैलरी है, उस बेसिस पे उसकी कितनी ग्रोथ है, 5 लाख की पैकेज है कि 10 लाख की पैकेज है, उस बेसिस पे हम कहते हैं कि उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम कंट्री की बात करते हैं और वहाँ पे जब इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होता है आफ्टर डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू द टोटल पॉपुलेशन of the country. We cannot take national income to compare different countries because of the each country has a different population rate obviously. अब एक चीज़ और समझने का चक्कर है कि हमारे देश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इनकम लो है, तो ऑब्वियसली जो पर कैपिटल इनकम आती है वो काफ़ी
कम हो जाती है। बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे इनकम पर पर कैपिटल इनकम अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में है, बहुत कम पॉपुलेशन है, जिससे क्योंकि पॉपुलेशन जो है सो वो डिनोमिनेटर में है और वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पर कैपिटल इनकम घटेगा, है ना। सो पर कैपिटल इनकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द population. So we have to also keep in mind that population play important role to figure it the per capita income of a country. Per capita income of a country shows the standard of living of the citizens of the particular company, and a country with a higher per capita income is more developed than the other with the less per capita income. Obviously अगर हम 1% 2% की बात करें, एक 5 लाख का पैकेज उठा रहा है, एक 10 लाख का पैकेज उठा रहा है, तो आगे 20 साल के बाद क्या होगा कि 20 साल के बाद क्या होगा कि जो दोनों पर्सन में आप कंपेयर लगाओगे तो कंपेयर में ये होगा कि 20 लाख का जो पैकेज कमा रहा था उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई 5 लाख वाले के कंपेयर में, ठीक है। सिमिलरली जो कोई दो देश है, दो कंट्री है, दो कंट्री का जो एक का हायर पर कैपिटल इनकम, एक का लो है, तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट रेट होगा वो भी एक दूसरे में काफ़ी development goal of people not only want better income, they also want non-material things like freedom, security and respect of others, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम इज नीडेड। लेट्स सी, अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पर कैपिटल इनकम सेंसस और जो हम सर्वे बोल सकते हैं 1516 का है, तो हरियाणा में क्या है 1,62,034 34 हरियाणा का है, केरल का 1,40,190 और बिहार का 31,454। सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये पर कैपिटल इनकम से डेवलपमेंट होगा, तभी हरियाणा का काफ़ी डोमिनेंस है स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके। और बिहार बीइंग अ बिहारी कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा कुछ, ओके। सो वी हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, बट आवर करप्टेड लीडर्स, okay, leave it. if per capita income were to be used as the measure of the development, Haryana will be considered the most developed and the Bihar the least developed state of the three. However, this is not true if we look at the other criteria, okay. So अगर आप अलग अगर बर्थ रेट की बात करते हो तो वहाँ देख लो, लिटरेसी रेट की बात करते हो यहाँ देख लो, साथ ही साथ अगर आप नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हो पर 100% पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे कोई लिस्ट और टॉप हो सकता है, हर एक फैक्टर में कोई लिस्ट और कोई टॉप नहीं हो सकता। नेट अटेंडेंस रेशियो में आप देखो केरल ऊपर में है, ठीक है। लिटरेसी रेट में केरल ऊपर में है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बात करोगे पर कैपिटा इनकम की, तब हरियाणा ऊपर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 स्टेट को ही फॉर एग्जांपल में दिया गया है, बुक में और भी सारे स्टेट्स को दिए गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जितने भी अभी टॉपिक्स जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो मैंने बात किया, इनफैक्ट मॉनेटरी रेट के बारे में बात किया, लिटरेसी रेट के बारे में बात किया, तो चलिए इन सारे के बाद में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। सो literacy rate, it is the number of people above 7 years of age who are able to read and write with understanding। तो 7 साल के ऊपर के लोगों को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, लिटरेसी रेट में। और जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, तो हम उसे क्या मानते हैं, लिटरेट मानते हैं। हायर द लिटरेसी रेट, मोर डेवलप्ड state will be, and obviously India has a literacy rate of 64%, Kerala has the highest literacy rate, then the Bihar has the lowest, obviously
अब अगर हम पीछे जाएंगे हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा बिहार पिछड़ रहा है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बिहार में एजुकेशन और लिटरेसी रेट इतना लो ये है क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल में। और इस सब्जेक्ट में भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये माइंडसेट बहुत सारे फैमिली में, इवन बहुत सारे फैमिली में ऐसा माइंडसेट है कि लड़की है तो इनको घर का काम करना है, लड़के हैं तो इनको बाहर का काम करना है। लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे, ऑब्वियसली जब आपकी माइंडसेट चेंज होगी तब पता चलेगा कि जो काम लड़की कर रही है वो काम अब लड़के कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। होटल मैनेजमेंट खाना बना रहे हैं लड़के और उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये बात गलत है कि खाना बनाने का काम सिर्फ लड़कियों का होता है। ठीक है, काम काम होता है, वो काम लड़के भी कर रहे हैं क्योंकि वो जॉब है। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट काफ़ी बिहार का लो है और केरल का हाई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 64% जो है सो लिटरेसी रेट है, यानी कि अभी भी 100 में 36% जो हैं आउट ऑफ 136% अभी भी इलिटरेट है। ठीक है, जो कि ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। सोचिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना लो होगा और वो कितने मुश्किल से अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन डैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of the age as per proportion of the 1000 live birth इन दी ईयर्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, तो उन सारे बच्चों को कंसीडर किया जाता है जो बच्चे 1 साल के छोटे हैं, जो डेथ हो जाते हैं, सॉरी यस, जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिनकी एज 1 साल से कम होती है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है हमारे कंट्री के हेल्थ फैसिलिटी का। जब कोई बेबी बर्थ होता है तो उसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फिर वहीं पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि वुमेन को हेल्दी फूड मिल नहीं रहा है तो वो उसका ख्याल फैमिली वाले, सोसाइटी वाले रख नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है तो आप बस ऐसे लिखना कि इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of the age एज पर proportion of 1000 लाइव बर्थ इन दी ईयर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो देखना है, यहाँ भी बिहार बहुत पीछे है। आगे बात करते हैं, इसीलिए मिड डे मील लाया गया था। खिचड़ी खाइए और स्कूल जाइए ताकि प्रमोट हो सके कम से कम अटेंडेंस बच्चों का। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेनिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो क्या है कि 14 से 15 साल तक ऑब्वियसली कंपलसरी है एजुकेशन लेना। ठीक है, यानी कि क्लास 10th तक और हायर सेकेंडरी और ऑब्वियसली +2 तक कंपलसरी है। एटलीस्ट 10 तक तो कंपलसरी है एजुकेशन लेना। ठीक है, तो स्कूल वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उस एज ग्रुप के पॉपुलेशन इतने हैं और बहुत लिस्ट पॉपुलेशन जो है सो जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे छोटे बच्चे चाय के दुकान में लगे हुए हैं, साथ ही साथ वेजिटेबल्स और वुड ये सब इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब कारण के वजह से वो डोमेस्टिक वर्क में बिजी हैं, इस वजह से उनका जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो लो हो जाता है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है, वो उन चिल्ड्रेंस के नंबर्स होते हैं जिनका एज ग्रुप 14 to 15 होता है। ठीक है, जो डेट आर अटेनिंग स्कूल एज पर परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा और टेबल क्या कह रहा है। टेबल में ये कह रहा है कि अगर हम 1000 बच्चों की बात करें, 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, 12 बिहार की तो 44 है। तो आपको ये समझना होगा कि 1000 में हर एक 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें 44 बच्चे बिहार के ऐसे हैं जो मर जाते हैं, क्योंकि हमारे बिहार का हेल्थ जो फैसिलिटी है वो काफ़ी ख़राब है। रीज़न करप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा का तो ऑब्वियसली 12 है, और फिर बात करें अगर हम सॉरी केरल का बात करें तो 12 है, हरियाणा का बात करें तो 36 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट इन द केरल इज 94%, विच इज़ हायर देन द हरियाणा 82% एंड बिहार 62%।
ओके, लिटरेसी रेट की बात करें अगर तो बिहार की 62% है और केरल का 94% है। तो सोचिए केरल कितना, केरल की जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी इन्वायरमेंट है, वो कितना ज़्यादा वो है, जागरूक है, और हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव है इन चीज़ों पे कि नहीं, एजुकेशन मस्ट है। तो 94% वहाँ का लिटरेसी रेट है। हरियाणा का 82% है एंड बिहार 64%। मीन्स आउट ऑफ 100, if you go to figure it, the literate person, you will find 62 around 62 people literate, and other one is illiterate. Okay, the last column show that the Kerala, we will see the column, no, don't worry. Okay, so 83 children out of the 100 of the age 14 to 15 are not attending and beyond the school of the class 8, and which is the greater than the higher 61 in Bihar is 643. तो केरल में 83, हर एक 100 बच्चे में से 83 बच्चे हैं जो 14-15 साल के एज ग्रुप के हैं, जो कि चाइल्ड लेबर वाले सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे गायब है, स्कूल में जा नहीं रहे, हर एक 100 में जो एक 100 बच्चे को अगर आप सेलेक्ट करते हो 14 से 15 साल के एज के बिहार के, तो वहाँ पे मोर तो यहाँ पे रेट सही है, 83 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 8 की बात हो रही थी। आगे बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज द पब्लिक फैसिलिटीज़। वो सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना, वो सारे फैसिलिटीज़ क्या कहलाते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसीलिए इसे पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रेलवे को भी ऐड कर सकता हूँ जो कि आ जाएगा ट्रांसपोर्ट में ही। आगे बढ़ते हैं। एज वी नो डैट द पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन द केरल, बट केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ द बेटर पब्लिक system like public distribution system provide the health and nutrition status to the state। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा टर्म आया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 5 मिठाई 5 लोग, सबको एक एक मिलेगा। 5 मिठाई 50 लोग कैसे मिलेगा, 5 मिठाई 5000 लोग कैसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली एवरेज, वी कैन से दैट द इनकम पे। ठीक है, उस स्टेट के इनकम पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ वहाँ के सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज फिर वही इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, we need public facilities because we are not able to purchase all things by money। हम बहुत सारी चीज़ें हम मनी से नहीं खरीद सकते। अगर हम बात करें कि पैसे खर्च करके पॉल्यूशन को कम किया जा, जागरूक सिटीजन के रूप में आगे आना होगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो पॉपुलेशन को इन्हांस नहीं कर रही है। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एबल टू बाई अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। तो सारी चीज़ें मनी से नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें बहुत सारी है जो पूरी की जा सकती है मनी की। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनी से आप परचेज नहीं कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स, उसका रेफर मतलब वो होता क्या है वो देख लेते हैं। टू डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन विद द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम। कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसकी एबिलिटी को भी सस्टेन करने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने फॉसिल फ्यूल्स को, वाटर को जो आपको नेचर में मिला है, ठीक है, उसको आप अगर वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो, तो बाद में क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें एक्सेस नहीं हो पाएगी, है ना। तो ज़रूरतें हमारी चीज़ों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
नेचर में जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम उनका यूज करें, लेकिन इतना ना करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन को एक्सेस ना हो सके। लिखता क्या है, वी हैव टू यूज नन renewable resources like groundwater will take long time for replenished, so we should use that resource in finite quantity। okay, आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंडिकेट्स द पर्सन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट द पर्टिकुलर ईयर। किसी भी साल में, किसी एक साल में 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, ठीक है, उस 1000 बच्चे में 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो डेथ हो जाते हैं, उनके बीच का जो रेशियो होता है वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो कहलाता है। ठीक है, और लिटरेसी रेट के बारे में बात कर चुके हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़िए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा कि इस चैप्टर से सीबीएसई अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।